फ्रेंड देखिए सेक्शन फर्स्ट का क्वेश्चन 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। मेट्रोलॉजी का एक आसान सा क्वेश्चन जेई ने यहाँ पर पूछा है। देखिए आपको कुछ और दिए हैं और उनके फार्मूले आपको सेलेक्ट करने हैं वहाँ पर। और जो है वो है कैलेमाइन। देखिए कैलेमाइन जो होता है आप जानते हैं, जिंक कार्बोनेट को हम बोलते हैं कैलेमाइन, ZnCO3। बच्चों सेकंड और जो वहाँ पर पूछा गया है दैट इज मैलेकाइट ग्रीन। मैलेकाइट ऑल्सो नेम्ड एज मैलेकाइट ग्रीन, और इसे हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ऑल्सो नेम्ड एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और बेसिक कॉपर कार्बोनेट या मैलेकाइट ग्रीन का जो फार्मूला होता है CuCO3 CuOH होल ट्वाइस। तो कैलेमाइन देन मैलेकाइट, और थर्ड नंबर पर जो है वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe3O4, ऑक्साइड ऑफ आयरन सेकेंड एंड आयरन थर्ड। बच्चों नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है क्रायोलाइट। तो फोर्थ नंबर पे जो है वो है क्रायोलाइट, और क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6). तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जिसमें जिंक कार्बोनेट ZnCO3, बेसिक कॉपर कार्बोनेट मैलेकाइट CuCO3 CuOH होल ट्वाइस, मैग्नेटाइट Fe3O4 and Na3Al(F6). Then correct answer is third. हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है अपने वो एक्चुअल में सरफेस केमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मिक्सअप प्रॉब्लम है, जो नॉर्मली जी एडवांस करता भी है कि तुम्हें जो प्रॉब्लम्स पूछता है वो कई बार कुछ चैप्टर्स को मिक्स करके पूछता है। डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, और वैसे देखें तो आसान भी है। इस प्रॉब्लम में अपने को ये पूछा है कि जो सोडियम स्टीरेट है, ऐसा सा कुछ फॉर्मूला होता है C17H35CO-Na+। ये जो सोडियम स्टीरेट है इसकी मोलर कंडक्टिविटी, जिसको अपन लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिफरेंट जो कॉन्सेंट्रेशंस है उस पर रिकॉर्ड की जाती है। तो इस लैम्डा एम रो और रूट सी का जो ग्राफ है वो कैसा सा होगा, और एक्चुअल में ये तुम्हें सरफेस केमिस्ट्री से आइडिया होना चाहिए कि जो सोडियम स्टीरेट है इसमें ये वाला जो पार्ट होता है वो एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। और ऐसे जो सब्सटेंसेज हैं वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो तुमसे इस प्रॉब्लम में ये भी पूछा है कि कौन सा जो ग्राफ है वो एक्चुअल में CMC को, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन को करेक्टली रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। तो अपने को एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये आइडिया होना चाहिए कि कोई भी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का ऐसा सा ग्राफ होता है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है लैम्डा एम की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती है। इसके अलावा अपने को एक आइडिया ये होना चाहिए कि जैसे जैसे तुम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद में ऐसे जो सब्सटेंसेज हैं वो एक्चुअल में मिसेल फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब एक्चुअल में ये वाला जो पार्ट है C17H35CO-, इसमें क्या होता है कि एक्चुअल में ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये सब आपस में ऐसे एग्रीगेट होके एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे एक ऐसे बंच, गुच्छा बना लेते हैं जिसको मिसेल बोलते हैं। और ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर की तरफ रहता है। तो ये वाला जो मिसेल फॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे होता है, और उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन को अपन CMC बोलते हैं। तो CMC पे सडनली क्या होगा कि ये जो 50 या 100 आयंस हैं, वो मिलकर एक आयन बना लेंगे। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे लैम्डा एम डिक्रीज कर रहा है,
बट आफ्टर ए सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन विच इज कॉल्ड CMC, क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन, बहुत सारे जो स्टीरेट आयंस हैं वो मिलकर एक आयन बना लेंगे, तो सडनली सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ आयंस हैं उसमें एक अब्रप्ट डिक्रीमेंट आ जाएगा। अब्रप्टली नंबर ऑफ जो आयंस हैं, नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर्स हैं वो सडनली डिक्रीज हो जाएंगे। और यदि ऐसा हो जाएगा तो डेफिनेटली उस सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टेंस है या जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी अब्रप्टली क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में लैम्डा एम का पहले ऐसा सा ग्राफ होगा और फिर सडनली जो है वो एक्चुअल में उसमें डिक्रीमेंट आ जाएगा, मतलब उसका स्लोप चेंज हो जाएगा। पहले जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे लैम्डा एम डिक्रीज कर रहा था, लेकिन CMC मतलब यहाँ पे क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन पे सडनली उसमें जो डिक्रीमेंट है वो और तेज़ी से होने लग जाएगा। या तो ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे CMC पे अचानक से जो लैम्डा एम है वो डिक्रीज कर जाएगा ड्यू टू डिक्रीमेंट इन नंबर ऑफ आयंस। तो ये जो ग्राफ्स हैं इनको ध्यान से देख के तुम बता सकते हो कि B इज़ द राइट आंसर। बी वाले ऑप्शन में ही ऐसा सा ग्राफ प्लॉट किया हुआ है कि पहले लैम्डा एम डिक्रीज कर रहा है और क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन पे सडनली उसमें डिक्रीमेंट और फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने को 4 कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिवन है और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को अपने को कंपेयर करना है। अब ये जो एसिड्स अपने को गिवन है इनमें से H+ को रिमूव कर दें तो इनके करस्पॉन्डिंग ये जो एनाइंस हैं वो बन जाएंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ है। अब डेफिनेटली जो है वो इन तीनों में ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसमें ये रेजोनेंस होगा, है ना। तो मैं से बोल सकता हूँ इन तीनों में ये जो रेजोनेंस वाला फैक्टर है वो सेम है। फिर जो है वो अल्टीमेटली एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए अपने को एक्चुअल में इस एनाइन की स्टेबिलिटी देखनी होती है और इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसमें से मैंने बताया कि रेजोनेंस जो है वो सब में हो रहा है। अब एक्चुअल में यहाँ पे ये जो ग्रुप है उसका -I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे इस ग्रुप का भी -I इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पे इस ग्रुप का +I इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पे इस बेंजीन का -I इफेक्ट लग रहा है। लेकिन साथ साथ में तो मैं ऐसे बोल सकते हो कि ये जो OCH3 है इसका +M इफेक्ट भी लग रहा है। तो एक्चुअल में मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो फोर्थ वाला है उसमें +I वाला इफेक्ट लगने के कारण ये फोर्थ वाला तो सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। और नॉर्मली जैसे तुम ऐसे कह सकते हो कि जैसे ये बेंजोइक एसिड का ही डेरिवेटिव है, तो नॉर्मली जो बेंजोइक एसिड्स होते हैं या जो एरोमेटिक एसिड्स होते हैं वो इन एलिफेटिक एसिड से नॉर्मली जनरली, है ना, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, तो मैं ऐसे बोल सकते हो कि नॉर्मली इन एलिफेटिक एसिड से ये जो एरोमेटिक एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं। तो ये जो फोर्थ वाला है वो तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। और तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये जो ग्रुप है, ये जो जैसे मान लो सपोज मेरे पास बेंजोइक एसिड होता, तो ये जो बेंजोइक एसिड है उसमें ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का -I इफेक्ट है, ये जो ग्रुप है इसका -I इफेक्ट है और ये जो है इसमें तो मैं ऐसे बोल सकते हो ये एल्कीन का -I इफेक्ट है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, लेकिन यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है तो इसका -I इफेक्ट इस नॉर्मल CH डबल बॉन्ड CH2 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि इससे ये जो बेंजोइक एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड होना चाहिए, इससे ये जो बेंजोइक एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड होना चाहिए। और इन दोनों में कंपेयर करो तो तुम ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे OCH3 का जो +M है वो इस नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा, तो तुम ऐसे बोल सकते हो ये बेंजोइक एसिड इससे भी क्या होगा, स्ट्रोंगर होगा। लेकिन तुम ऐसे कह सकते हो कि जब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आ जाएगा, तो ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है एक्चुअल में इसका जो -I इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट हो जाती है। तो तुम ऐसे बोल सकते हो इसका -I इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू दिस CH डबल बॉन्ड CH2, इनफैक्ट इन कंपेरिजन टू दिस बेंजीन, इस sp हाइब्रिडाइज कार्बन का जो -I इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि एक्चुअल में जो फर्स्ट होगा ना वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इसके बेसिस पे मैं सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो रिमूव कर सकता हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड बचे हैं। अब फर्स्ट और थर्ड में तुम ध्यान से देखो तो एक्चुअल में मुझे सेकंड और थर्ड को कंपेयर करना पड़ेगा।
कि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में फोर्थ को तो अगले ने सबसे लास्ट में दे रखा है, तो वो तो कॉमन है। जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है उसमें मेरे को ये जो सेकंड वाला, ये वाला कंपाउंड और ये वाला जो कंपाउंड्स है, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना पड़ेगा। और एक्चुअली स्पीकिंग फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो सेकंड और थर्ड वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना इतना आसान नहीं है एक्चुअल में। अब तो तुम्हारे पास एक 50-50% प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअल में तुम फर्स्ट क्लिक करो या थर्ड क्लिक करो। हाँ, थोड़ा बहुत इसको आंसर्स आने के बाद में या जो पीके की जो वैल्यूज़ हैं वो देख के तुम कोई लॉजिक इसके लिए ला सकते हो, बट एज ए स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो तुम्हारे लिए करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। क्योंकि देखो, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि एक्चुअल में इससे ये ज़्यादा एसिडिक है, इससे ये ज़्यादा एसिडिक है। अब एक्चुअल में जैसे ही तुमने यहाँ पे OCH3 लगाया तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई। तो अब मान लो ये डिक्रीज होके यदि इससे कम हो जाए, मान लो ये डिक्रीज होके इससे कम हो जाए, तब तो क्लियर है कि एक्चुअल में जो है वो सेकंड वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। लेकिन अब उस OCH3 का इम्पैक्ट कितना का है ये तुम क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट नहीं कर सकते हो जब तक तुम्हारे पास कोई डेटा नहीं हो। हाँ, थोड़ा सा यदि तुमने जहाँ वो अच्छे से पढ़ाई की है, थोड़ा बहुत डेटा वगैरह नॉर्मली देखा है, तो तुम इस बात को समझ सकते हो कि एक्चुअल में इन दोनों की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, इन दोनों की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है उसमें बहुत ही कम फर्क होता है। एक्चुअल में इस बेंजीन के और इस CH डबल बॉन्ड CH2 के -I का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे इसका जो pKa होता है वो 4.3 होता है, इसका जो pKa वो 4.3 होता है और इसका pKa ऑलमोस्ट 4.2 होता है। तो एक्चुअल में उसमें जो डिफरेंस है इनके एसिडिक स्ट्रेंथ में वो बहुत ही कम है। जैसे ही तुम यहाँ पे OCH3 वाला ग्रुप लगाओगे तो OCH3 के +M के कारण एक्चुअल में इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो तुम ऐसे बोल सकते हो कि ठीक ठाक से डिक्रीज कर जाएगी और अल्टीमेटली इस कंपाउंड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इस कंपाउंड से क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। जैसे ये जो कंपाउंड होता है इसका जो pKa होता है वो 4.5 होता है और इसका जो pKa होता है वो 1.89 है, ठीक है। तो इस बेसिस पे बहुत ही इजीली तुम बता सकते हो कि फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। तो जो सेकंड और थर्ड है उसमें डिसीजन लेना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि सेकंड और थर्ड में डिसीजन लेने के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत डेटा का आइडिया होना चाहिए या हल्का फुल्का ऐसा आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में इन दोनों की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है उसमें डिफरेंस होता है, ये ज़्यादा एसिडिक होता है ड्यू टू ग्रेटर -I इफेक्ट ऑफ दिस बेंजीन, बट उनमें डिफरेंस कम होता है जैसे ही तुम इस बेंजीन पे कोई डिस्टेबलाइजिंग ग्रुप लगाओगे, जैसे OCH3 जिसका +M बहुत बढ़िया होता है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि OCH3 लगाने से इसके pKa में 0.3 का डिफरेंस आ गया, OCH3 लगाने से इसके pKa में क्या आ गया, 0.3 का डिफरेंस आ गया। एक्चुअल में इसका pKa काफ़ी बढ़ गया, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो गई। तो इसलिए ये वाला जो कंपाउंड है वो इससे क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। और इसका pKa तुम देखो तो ये 4.87-89 के आसपास होता है। तो इन pKa की वैल्यूज से तुम देख सकते हो कि एक्चुअल में ये जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH वाला है इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका pKa काफ़ी छोटा है। ये रिलेटिवली इन एसिड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखिए स्टूडेंट, जो सेक्शन फर्स्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो सॉल्ट एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस से वहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है द ग्रीन कलर प्रोड्यूस इन द बोरेक्स बी टेस्ट ऑफ ए क्रोमियम थर्ड सॉल्ट इज ड्यू टू। तो क्रोमियम थर्ड सॉल्ट का बोरेक्स बी टेस्ट में जब हम एनालिसिस करते हैं तो ग्रीन कलर किस कंपाउंड का बनता है वो हमें वहाँ पर बताना है। देखिए बोरेक्स बी टेस्ट में अगर हम बात करें तो बोरेक्स Na2B4O7 10H2 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है बोरेक्स का। अगर हम इसका हीटिंग इफेक्ट देखें तो देखिए हम स्लाइटली जब बोरेक्स को हीट करते हैं तो ये अपने एनहाइड्रस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और जब हम इसे हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो वहाँ पर सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड, तो वो जो ट्रांसपेरेंट बीट बनती है बच्चों वो सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड की होती है। तो अब जब हम किसी भी सॉल्ट को बोरेक्स के साथ हीट करेंगे तो वहाँ पर जो मेटाबोरेट है वो उस सॉल्ट के वोलेटाइल पार्ट को रिप्लेस कर देगा। जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोई क्रोमियम थर्ड सॉल्ट है,
मे बी पॉसिबल कि सल्फेट या ऑक्साइड वहाँ पर हो सकता है। इसको जब हम इस ट्रांसपेरेंट बीड के साथ या फिर बोरिक एनहाइड्राइड आप वहाँ पर ले सकते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जब हम इसको हीट करते हैं हॉट कंडीशन में, तो वहाँ पर क्रोमियम थर्ड मेटाबोरेट का ग्रीन कलर आपको वहाँ पर दिखाई देगा। अब बच्चों देखिए, अब इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन है उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम बड़ी आसानी से आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि सोडियम मेटाबोरेट या बोरिक एनहाइड्राइड, तो सोडियम मेटाबोरेट का वहाँ पर ट्रांसपेरेंट बीड बनता है, तो मेटाबोरेट जो है वो केवल क्रोमियम का मेटाबोरेट सॉल्ट केवल एक में ही गिवन है। तो आंसर्स आप बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आंसर इज थर्ड, क्रोमियम थर्ड मेटाबोरेट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा आंसर्स इसके करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन ए सेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस वेयर ऑल द मॉलिक्यूल पजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों आपको वहाँ पर एवरी ऑप्शंस में 4 मॉलिक्यूल्स के पेयर गिवन है और आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट कैरी करता है एट रूम टेम्परेचर। तो हमें वहाँ पर एक एक ऑप्शंस चेक करना होगा और उनमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 है या नॉन ज़ीरो, वो स्पीसीज पोलर है या नॉन पोलर, ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा। चलिए लेट्स से ऑप्शन फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, BeCl2। देखिए BeCl2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है और सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन हम कंसीडर कर सकते हैं। और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए ये कैंसिल आउट वहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो 0 आ जाएगा, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है वो परमानेंट डाइपोल जो है वो कैरी नहीं करेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट का फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसी से हमें पता लग गया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन ओवरऑल अगर हम बाकी के मॉलिक्यूल भी एक बार चेक कर लें, चलिए CO2 में भी देखिए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। BCl3 ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, CO2 में sp हम कंसीडर कर सकते हैं, इसका भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 हम कंसीडर करेंगे। फोर्थ मॉलिक्यूल है CHCl3 की बात करें तो इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है डज नॉट 0, वो 0 नहीं होगा क्योंकि वो कैंसिलेशन में वहाँ नहीं जाएगा। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, देखिए हाइड्रोजन टू कार्बन एंड कार्बन टू क्लोरीन डायरेक्शन हम कंसीडर उसके कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा आंसर नहीं है। चलिए सेकंड ऑप्शन बच्चों हम चेक कर लें एक बार। सेकंड ऑप्शन का फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट डज नॉट 0, लॉन पेयर का इधर डायरेक्शन में ये कैंसिलेशन में किसी भी कंडीशन में नहीं जाएंगे, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट डज नॉट 0, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। दूसरा है वहाँ पर क्लोरोबेंजीन। देखिए क्लोरोबेंजीन जो है वो भी एक पोलर मॉलिक्यूल हम कंसीडर करते हैं, तो इसका भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं होगा। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है सेकंड ऑप्शन में Se सेलेनियम हाइड्राइड SeH2, वाटर जैसा स्ट्रक्चर है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट डज नॉट 0। और फोर्थ जो मॉलिक्यूल है ऑप्शन सेकंड का बच्चों BRF5 स्क्वायर पायरामिडल शेप होगा इसका। ये देखिए ब्रोमीन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2 और स्क्वायर पायरामिडल शेप है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट डज नॉट 0। तो यहाँ पर ये जो चारों मॉलिक्यूल हैं इसमें हम देख रहे हैं कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं है, चारों मॉलिक्यूल पोलर हैं, तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट हम इनमें दिखाई देगा। तो एक सेकंड ऑप्शंस तो हमने वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। थर्ड ऑप्शंस की अगर बात करें देखिए बच्चों, तो थर्ड ऑप्शन में फर्स्ट मॉलिक्यूल है NO2, रूम टेम्परेचर पर ये अपने मोनोमेरिक फॉर्म में रहेगा। ये देखिए एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इस तरह का स्ट्रक्चर आप इसका बता सकते हैं। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा इसमें, यानी कि डज नॉट 0। सेकंड मॉलिक्यूल है अमोनिया बच्चों एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, इसका भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है POCl3 भी एक पोलर
मॉलिक्यूल है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट डज नॉट 0। CH3Cl का भी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो है वो कुछ ना कुछ आएगा, डज नॉट 0। तो ये चारों मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं है, यानी कि एक ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा आंसर कंसीडर किया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखिए कि फोर्थ ऑप्शन में फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है BF3 ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में 0 है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें आंसर्स 4 नहीं होगा। फिर भी अगर हम रिमेनिंग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बेस्ड अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें तो ओजोन जो है, ओजोन का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ओजोन एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। SF6 एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन ज्योमेट्री कैरी करता है। SF6 जो है वो एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन ज्योमेट्री कैरी करता है। रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इसका 0 है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन ज्योमेट्री है। इसके बाद देखिए XCF6 जो है वो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन या कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन हम कंसीडर कर सकते हैं। तो वहाँ पर 6 तो सिग्मा बॉन्ड और एक स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लॉन पेयर है। अब देखिए ये स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लॉन पेयर एवरी फेस पर जो है वो मूव करता रहता है। तो इसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है इस लॉन पेयर के कारण ऑलमोस्ट 0 होता है, मगर एग्जैक्ट 0 हम फिर भी कंसीडर नहीं करते। लेकिन हम देखें तो फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो एग्जैक्ट 0 है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि वो आपको चारों मॉलिक्यूल, वो आपको पेयर बताना है 4 मॉलिक्यूल के जिनमें चारों की चारों में कुछ ना कुछ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आपको देखने को मिले। देन आंसर विल बी सेकंड एंड थर्ड। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक डी ब्लॉक का पोटेशियम परमैग्नेट का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ पायरोलुसाइड, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए फ्यूजन ऑफ MnO2 यानी कि पायरोलुसाइड विथ स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम KOH इन प्रेजेंस ऑफ O2 प्रोड्यूस ए सॉल्ट W, alkaline solution of W upon electrolytic oxidation yield another salt X. The manganese containing ions present in W and X respectively are Y and Z. Then find out correct statement. तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन हम पहले रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर 1 बाय 1 जो ऑप्शन गिवन है उनको हम काउंटर चेक करते हैं और बच्चों को पता लगाते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों एक वेल नोन प्रिपरेशन है पोटेशियम परमैग्नेट का जो हम पायरोलुसाइड से बनाते हैं। चलिए हम उसकी बात करते हैं। तो MnO2, अब बच्चों MnO2 को हमने फ्यूज्ड किया है स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम KOH, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर हमें जो मिलने वाला है वो है K2MnO4 मैग्नीज हैविंग +6। ये एक ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है, ये ग्रीन सॉल्ट है, मिल जाएगा। लेकिन हम मेन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसने कहा है कि अल्कलाइन सॉल्यूशन सॉल्ट W के रिगार्डिंग इसने बात की है, कुछ और कंपाउंड वहाँ पर हो सकता है, हमने मैग्नीज कंपाउंड की बात की है, उसी के हमें जरूरत है। अब देखिए इसका जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, तो बच्चों जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करोगे तो वहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट जो है वो पोटेशियम परमैग्नेट में चेंज हो जाएगा, यानी कि +7 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, अगर +6 का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो +6 जो है +7 में वहाँ पर जाने वाला है और कोई दूसरा ऑप्शन वहाँ पर है नहीं। पर्पल या डार्क पिंक कलर का ये कंपाउंड है, इसे उसने कहा है X, ये X हमने कंसिडर किया, ठीक है। चलिए अब देखिए वहाँ पर द मैग्नीज कंटेनिंग आयंस प्रेजेंट इन W, तो मैग्नीज कंटेनिंग आयन, तो यहाँ जो मैग्नीज कंटेनिंग आयन है MnO4 दैट इज मैग्नेट आयन और इसे उसने बोला है Y। तो बच्चों ये मैग्नीज कंटेनिंग आयन Y हो गया। और X में जो मैग्नीज कंटेनिंग आयन है वो है आपका परमैग्नेट MnO4 उसे उसने रिप्रेजेंट किया है वहाँ पर बच्चों, किससे रिप्रेजेंट किया है? Z से। तो बच्चों ये हो गया आपका Z। चलिए इतना तो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब आगे हम 1 बाय 1 एक वन बाय वन ऑप्शन देखेंगे और उसका आंसर प्रेडिक्ट करते चलेंगे। चलिए तो सबसे पहला ऑप्शन है इन एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन Y
undergo disproportionation reaction to give ZnMnO2. ओके बच्चों देखिए, फर्स्ट ऑप्शन की हम चर्चा कर रहे हैं, तो MnO2 ये हमारा MnO4 2 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव Y। अब Y को हम ले रहे हैं एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम। बच्चों ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैग्नेट आयन जो होता है ग्रीन कलर का मैग्नेट आयन जो है वो केवल और केवल स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है। अगर आप इसे एसिडिक मीडियम, लेस बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में लेते हैं तो इट गेट्स डिस्प्रपोर्शनेट इनटू MnO4 नेगेटिव एंड MnO2 ब्लैक MnO2। तो ये Z यहाँ पर बन गया। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है कि एसिडिक मीडियम में MnO4 2 माइनस जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और MnO4 नेगेटिव एंड MnO2 का फॉर्मेशन वहां पर होगा। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। Y इज डायमैग्नेटिक इन नेचर एंड Z इज पैरामैग्नेटिक। सेकंड ऑप्शन देखिए बच्चों, Y जो है उसको वो बता रहा है डायमैग्नेटिक और Z को बता रहा है पैरामैग्नेटिक। चलो चेक करते हैं। Y में मैग्नीज जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है, यानी कि उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। जबकि यहाँ पर Mn+7 D0 यानी कि वो डायमैग्नेटिक, यानी कि इसने रिवर्स बोल दिया है, मतलब ये जो है ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। चलिए थर्ड ऑप्शन का नंबर है। अब थर्ड ऑप्शन है बोथ Y एंड Z आर कलर्ड एंड हैव टेट्राहेड्रल शेप। देखिए Y की अगर हम बात करें तो Y जो है वो ग्रीन कलर का कंपाउंड है, ग्रीन कलर का आयन होता है, और ये जो है पर्पल कलर का आयन वहाँ पर है, पर्पल या डार्क पिंक। तो कलर्ड तो है। और जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है तो देखिए स्ट्रक्चर्स भी अगर हम इसका साइड में अगर ड्रॉ करें तो दोनों की स्ट्रक्चर्स जो हैं वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये मैग्नेट आयन भी टेट्राहेड्रल होता है, और परमैग्नेट आयन जो है उसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बच्चों तो वो स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा एक करेक्ट ऑप्शन होगा। अब है फोर्थ ऑप्शन का नंबर। इन बोथ Y एंड Z पाई बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज। तो बच्चों देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो Y जो है, Y में जो ये पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, और इसमें ये जो 3 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ये सभी पाई बॉन्ड जो हैं वो p पाई d पाई नेचर के हैं। ये सारे के सारे पाई बॉन्ड जो आपको नजर आ रहे हैं वो p पाई और d पाई नेचर के हैं। d पाई p पाई एक ही बात है। तो यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन जो है वो भी वहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों कौन कौन से ऑप्शन जो हैं यहाँ पर जो है हमारे इस क्वेश्चन के करेक्ट हैं, वो है क्वेश्चन सेक्शन 2 का क्वेश्चन 2 है, उसका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो टाइप ऑफ रिएक्शन और बेसिक बॉन्डिंग का एक अच्छा सा क्वेश्चन वहाँ पर फ्रेम किया हुआ है। देखिए क्वेश्चंस में कुछ रिएक्शंस गिवन है और कुछ इन्फॉर्मेशन है, और उनके बेस पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेलेक्ट करने हैं। तो जो रिएक्शंस गिवन है तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन कौन से क्लू जो है वो रिएक्शन को फाइंड आउट करने में, रिएक्शन के सही प्रोडक्ट बनाने में हमें हेल्पफुल है। तो वहाँ रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस फॉर्म में दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि Q जो है वो एक टिन का कंपाउंड है, वो एक टिन क्लोराइड है। तो जो टिन क्लोराइड है वो SnCl2 वहाँ पर होगा। SnCl2 कैसे है वो हमें कैसे पता लग रहा है वो आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन गिवन है SnQ का वो Cl माइनस के साथ गिवन है। अब जो प्रोडक्ट उसने Y वहाँ पर X जो प्रोडक्ट वहाँ पर फॉर्म किया है उस प्रोडक्ट के लिए लिखा है कि वो प्रोडक्ट जो है वो पायरामिडल शेप कैरी करता है। इसका मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो आएगा आपका SnCl3 नेगेटिव। तो उसने लिखा है क्लियर उसने लिखा है कि मोनोएनाइन है, यानी कि 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है और पायरामिडल शेप कैरी करता है। इसका मतलब 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ Cl माइनस हमें 1 ही लेना है, और ये जो स्ट्रक्चर आएगा इसका वो पायरामिडल शेप आप वहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। देखिए एक लॉन पेयर और टिन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर बच्चों आपको दिखाई देगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर। सेकंड जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से उसने दिया है कि SnCl2 की रिएक्शन उसने दी है वहाँ पर ट्राई मिथाइल एमाइन से। देखिए ये यहाँ पर इस तरह का एक कंपाउंड है।
अब देखिए इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो ये एक अच्छा लेविस बेस की तरह एक्ट करने वाला है और ये लेविस एसिड की तरह वहाँ काम करेगा और एक एडिशन प्रोडक्ट बच्चों, एक एडिशन प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। एक एडिशन प्रोडक्ट जो है वो हमें यहाँ पर मिलने वाला है Me3, ये देखिए। और यहाँ अगर हम देखें तो ये जो है ये विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टिन के वैकेंट ऑर्बिटल में ये अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा। तो ये विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो Y है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बिल्कुल ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों SnCl2 की रिएक्शन जब हम क्यूप्रिक क्लोराइड से कराएंगे तो देखिए एक अच्छा बैटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हम देखते हैं कि SnCl2 जो है वो बैटर रिड्यूसिंग एजेंट है और वो बहुत से जो मेटल्स होती हैं उनको उनके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर कई बार उनके एलिमेंटल स्टेट में उनको वो रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ SnCl2 की रिएक्शन अगर हम देखें तो Sn+2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा SnCl4 में और यहाँ पर ये रिड्यूस हो जाएगा CuCl+2 जो है वो +1 में वहाँ पर रिड्यूस हो गया। तो ये जो कंपाउंड है वो है Z SnCl4। चलिए ये रिएक्शंस जो हैं वो तो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम 1 बाय 1 ऑप्शंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है द सेंट्रल एटम ऑफ Z हैज़ 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द सेंट्रल एटम ऑफ Z SnCl2 की अगर हम बात करें बच्चों तो Z जो है वो SnCl4 है। तो SnCl4 के पास में आपको एक भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये एक फॉल्स स्टेटमेंट वहां पर कंसीडर किया जाएगा। देयर इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन Y। अगर हम Y की बात करें तो देखिए Y में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और उसका डायरेक्शन जो है नाइट्रोजन टू 10 हम कंसीडर करेंगे, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन द सेंट्रल एटम इज इन X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बच्चों X जो है पायरामिडल शेप का है, उसमें टिन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पर कैरी कर रहा है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो भी एक करेक्ट ऑप्शन है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन Z इज +2। तो Z में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। Z में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 है, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी देन आंसर इज सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बायोमॉलिक्यूल और पॉलीमर वाले चैप्टर से है। एक्चुअल में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से ही है। सभी जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट अपने को सेलेक्ट करने हैं और ये जो चारों स्टेटमेंट है वो एक्चुअल में बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर के ही हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है द 2 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म्स ऑफ D+ ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर्स। तो ये मैंने जहाँ वो इनकी स्ट्रक्चर बनाई है। तो एक्चुअल में जहाँ वो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है जो एनोमेरिक कार्बन है उस पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। एक में OH नीचे है, एक में OH ऊपर है और इसको अपन अल्फा फॉर्म बोलते हैं, इसको बीटा फॉर्म बोलते हैं। तो डेफिनेटली ये एक दूसरे के एनोमर्स हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लेवोरोटेटरी फ्रक्टोज। ये जो है वो एक्चुअल में काइनेटिक्स में भी जब अपन मेथड्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हैं उस समय भी देखा है। ये सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइसिस है वो एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करके जो है वो इस रिएक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। और वैसे भी तुम्हें बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर से भी आना चाहिए। एक सिंपल फैक्ट है कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से अपने को ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं, जिसमें से जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है और जो फ्रक्टोज है वो लेवोरोटेटरी होता है। तो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। फिर थर्ड सिंपल एक डेफिनेशन है एक्चुअल में कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इनको जहाँ हो तुम हाइड्रोलाइज करके पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड्स नहीं ऑब्टेन कर पाते। एक्चुअल में जो हाइड्रोलाइसिस है वो एक्चुअल में पॉलीसैकेराइड्स का हो पाता है। तो अगेन थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। फिर फोर्थ है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूटेमिक एसिड। तो एक्चुअल में ये बात तो सही है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ब्रोमीन वाटर से और ग्लूकोज में जो CHO ग्रुप होता है वो एक्चुअल में COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड H2O। लेकिन यहाँ से जो कंपाउंड मिलता है उसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं, ना कि ग्लूटेमिक एसिड। तो जो फोर्थ वाला है वो इनकरेक्ट है। तो अपने लिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में
अपने से एक मॉलिक्यूल के लिए URMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए कुछ 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और उन 4 स्टेटमेंट्स में से अपने को करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं, जो कि बहुत सिंपल एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। URMS का जो फॉर्मूला है वो √3RT/m और जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है किसी गैसेस मॉलिक्यूल की वो 3/2 kT, वेयर K इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो आइए देखते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट। जो सबसे पहला स्टेटमेंट है उसमें अपने से कहा है कि URMS जो है वो मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विच इज करेक्ट। दैट्स वाई फर्स्ट इज करेक्ट। जो सेकंड ऑप्शन है वो है URMS इज डबल व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स। तो टेम्परेचर को 4 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो ड्यू टू स्क्वायर रूट URMS जो है वो डबल हो जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट। जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि E एवरेज या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स। तो टेम्परेचर को 4 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई द ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। द फोर्थ ऑप्शन इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो वो इस फॉर्मूले से जो है वो ऑब्वियस है कि जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल की वो एट ए गिवन टेम्परेचर केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, वो मॉलिक्यूलर मास से क्या है इंडिपेंडेंट है। दैट्स वाई ऑप्शन 4 इज ऑल्सो करेक्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शंस आर और करेक्ट आंसर्स आर 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने से पूछा है कि कौन कौन सी जो रिएक्शंस हैं वो कुछ कंपाउंड्स की डेल्टा H फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को करेक्टली रिप्रेजेंट करती है। जो सबसे पहला जो इक्वेशन है, सबसे पहला जो इक्वेशन अपने को गिवन है वो ये है 1/8 S8 प्लस O2 गैस से SO2 गैस। किसी भी कंपाउंड की जो डेल्टा H फॉर्मेशन है या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट करने वाली जो रिएक्शन है उसको लिखने के लिए तुम्हें ये जो कंपाउंड है इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, जैसे सल्फर इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, तो सल्फर की सबसे स्टेबल एंड स्टैंडर्ड स्टेट और ऑक्सीजन की सबसे स्टेबल एंड स्टैंडर्ड स्टेट से इसका फॉर्मेशन करना है। तो सल्फर की स्टेबल एंड स्टैंडर्ड स्टेट रोम्बिक सल्फर है एसिड, और जो ऑक्सीजन है उसकी स्टेबल एंड स्टैंडर्ड स्टेट O2 है। तो डेफिनेटली जो है वो SO2 का जो फॉर्मेशन है उसकी स्टेबल एंड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की स्टेबल एंड स्टैंडर्ड स्टेट से हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है वो डेल्टा H फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है 2H2 प्लस O2 से 2H2O। ये जो रिएक्शन है उसमें सब कुछ सही है, बस जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो डेफिनेशन होता है उसमें अपन ये बोलते हैं कि कंपाउंड के 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो H2O के 2 मोल का फॉर्मेशन हुआ है। डेफिनेटली जो है वो H2O का जो फॉर्मेशन है वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की स्टेबल एंड स्टैंडर्ड स्टेट से हुआ है। ये इक्वेशन करेक्टली जो है वो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O को रिप्रेजेंट करती यदि यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है वो 1 होता। जैसे ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो 2 टाइम्स डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए अपने लिए ये जो ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें जो है वो अपने को ओजोन के डेल्टा H फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने वाली रिएक्शन दी हुई है। ओजोन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की स्टेबल एंड स्टैंडर्ड स्टेट O2 है, उससे O3 के 1 ही मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दैट्स वाई ये जो रिएक्शन है वो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ O3 को रिप्रेजेंट करती है। जो फोर्थ एंड लास्ट रिएक्शन है उसमें 2C गैस प्लस 3H2 गैस और इससे जो है C2H6 गैस। ये जो रिएक्शन है वो C2H6 के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने वाली रिएक्शन होती यदि यहाँ पे जो कार्बन है वो गैस ना होके क्या होता, ग्रेफाइट होता, क्योंकि कार्बन की जो स्टेबल एंड स्टैंडर्ड स्टेट है वो क्या होती है, ग्रेफाइट होती है। तो दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द करेक्ट ऑप्शंस आर 1 and 3।
इस क्वेश्चन में अपने को कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंगली कुछ प्रोडक्ट्स गिवन है और अपने को उन प्रोडक्ट्स की स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने वाले कंपाउंड्स को इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। तो जो सबसे फर्स्ट कंपाउंड जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है वो अपने को C6H10O गिवन है, वो C6H10O गिवन है और उसकी रिएक्शन अपन ग्रिग्नार रिएजेंट CH3MgBr से करवा रहे हैं और फिर H2O है और ऐसे करके कुछ Q मिल रहा है, फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl से S मिल रहा है, H3PO4 से R मिल रहा है, RBr मतलब R में HBr और बेंजोइल पेरोक्साइड का ऐड करें तो U मिल रहा है, फिर H2Ni और Br2H करें तो कुछ T मिल रहा है। तो तुम ध्यान से देखो तो एक्चुअल में यहाँ पे जो अपना स्टार्टिंग कंपाउंड है उसके बारे में भी कोई हिंट नहीं है, इनफैक्ट बीच में भी कोई भी जो कंपाउंड मिला है उसके बारे में भी कोई हिंट नहीं है। तो यदि ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होता तो अपन इसका आंसर नहीं कर सकते थे। एक्चुअल में ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होता तो डेफिनेटली जेई जहाँ वो किसी ना किसी कंपाउंड के बारे में कोई ना कोई हिंट तो अपने को जरूर देता। लेकिन इन ऑप्शंस को तुम ध्यान से देखो तो ये जो ऑप्शंस हैं उन सब में जो अपने को यू, एस और टी के बारे में, यू, एस और टी कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें तुम देखो इन चारों ऑप्शंस में तो एक चीज़ कॉमन है विच इज़ 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। तो ऐसा मैं सोच सकता हूँ कि एक्चुअल में हो सकता है कि जो अपना स्टार्टिंग C6H10O है उसमें जहाँ कुछ 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग हो। तो जैसे ये जो फॉर्मूला है C6H10O, इसका तुम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालो तो एक्चुअल में जहाँ इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नॉर्मली डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अपन कैलकुलेट करें तो ऑक्सीजन को तुम अवॉइड कर सकते हो, ऑक्सीजन को इग्नोर कर सकते हो, रिमेनिंग कंपाउंड का निकाल लो तो 6 कार्बन के करस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोजन है वो 14 होने चाहिए CnH2n+2 से, और 4 हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी है, मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यदि इसका 2 है तो एक यदि इसमें 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है तो एक जो DU है वो तो साइकिल से सेटिस्फाई हो गया, और एक जो DU है वो तुम्हें आइडिया लगना चाहिए कि एक ही ऑक्सीजन है। यदि एक ही ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली ये अल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है ना, ये डेफिनेटली कोई कार्बोनिल कंपाउंड भी हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ग्रिग्नार रिएजेंट की और उसके बाद सेकंड स्टेप में H2O यूज़ किया हुआ है, तो उससे थोड़ा सा तुम्हें हिंट लगना चाहिए कि ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन है। तो ये कोई एल्डिहाइड यदि कीटोन है तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि एक DU डबल बॉन्ड O से कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 मेंबर्ड रिंग हो तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये तो 6 मेंबर्ड रिंग हो गई। अब बचा एक ऑक्सीजन, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि 6,6H10O कोई एल्डिहाइड या कीटोन हो और 6 मेंबर्ड रिंग हो, तो डेफिनेटली यही एक पॉसिबिलिटी है। तो ये अपना स्टार्टिंग कंपाउंड है। उसके बाद तो सिंपल तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस आनी चाहिए और कुछ नहीं है, बस इस ये जो फर्स्ट कंपाउंड है इसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का। उसके बाद तो सिंपल जो है वो ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन करवाओगे, तो जो ग्रिग्नार रिएजेंट है उसमें CH3- जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन वाला जो पाई बॉन्ड है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, O- आ जाएगा और H2O करोगे तो एक्चुअल में ऐसा सा कंपाउंड बन जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ से OH और CH3, ऐसा सा कंपाउंड अपने को मिल जाएगा, इसी को अपन Q बोलेंगे। अब ये Q जहाँ वो एक टर्सरी एल्कोहल है और इस एल्कोहल की 2 टाइप की रिएक्शंस यहाँ पे अपने को करवा रखी हैं, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ और एक जो है वो 20% H3PO4, और फिर अपने को एक टेम्परेचर भी गिवन है 360 केल्विन। तो ये थोड़ा सा अपने को आइडिया होना चाहिए कि जो एल्कोहल्स हैं वो ये जो एसिड्स हैं HX टाइप के एसिड्स, इन सब के साथ सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन शो करेगा तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे प्लस बनेगा और Cl- जो है वो ये H2 एज ए लिविंग ग्रुप, मतलब पहले यहाँ पे H+ आएगा और ये एज ए H2 लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बोकटाइन बन जाएगा और Cl- यहाँ अटैक कर देगा, SN1 टाइप रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ से तुम ऐसे बोल सकते हो Cl CH3, ऐसा सा अपना
कंपाउंड S होगा। फिर ये जो H3PO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन सब के साथ जो है ये अल्कोहल एलिमिनेशन रिएक्शंस दे सकते हैं। और इनफैक्ट अपने लिए हिंट भी है, जानबूझ के यहाँ पे टेम्परेचर तुम्हें लिखा हुआ है 360 केल्विन, इसका मतलब ये जो है वो एक्चुअल में एलिमिनेशन हो सकता है। और एक्चुअल में वो जो है हिंट है वो तुम यहाँ से भी ले सकते हो कि उस R के बाद उसका पहले H2Ni रिडक्शन करवाया, तो हो सकता है ये कोई एल्कीन जैसी चीज़ हो। तो ये जो अपना अल्कोहल है उसकी H3PO4 के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये जो है वो इवन एलिमिनेशन से अपने को एल्कीन देगा। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी सी कुछ एल्कीन अपने को मिल जाएगी CH3। और ये जो है वो अपने लिए R है, ये अपने लिए क्या है R है। ये जो इवन एलिमिनेशन है उसकी मैकेनिज्म तुम देख सकते हो, यहाँ पे जो H+ है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये H2 निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। और फिर जो है तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये जो बीटा हाइड्रोजन है वो बेस ले जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस एडजेब प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर ये जो R है उसकी रिएक्शन अपने को H2Ni से करवा रखी है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये एल्कीन पहले जो है वो रिड्यूस हो जाएगी तो सिंपल एल्कीन बन जाएगा। और उस पर Br2H न्यू करोगे तो पहले मैं एल्केन बना देता हूँ, यहाँ पे ये एल्केन बन जाएगी और ये जो एल्केन है इस पे Br2H न्यू करोगे, इस पे Br2H न्यू करोगे तो ये फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन है। और ब्रोमीन के केस में जहाँ वो जो मेजर प्रोडक्ट है वो तुम ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा सा बन जाएगा CH3 और यहाँ पे Br। एक्चुअल में जहाँ वो ये हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ये हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ये भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है Br से, लेकिन ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जिनकी मैकेनिज्म तुम्हें आनी चाहिए। इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो एक्चुअल में यहाँ पे जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें जिसमें सबसे मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल जहाँ पे बन रहा होगा उसी में होगा। जैसे यहाँ पे फ्री रेडिकल बना होगा तो वो 1 डिग्री टाइप होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना होगा तो वो 3rd डिग्री होगा, और यहाँ पे फ्री रेडिकल बना होगा तो वो 2 डिग्री होगा। इसलिए ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन यहीं पे होगा क्योंकि यहीं पे जो फ्री रेडिकल बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये अपना T हो जाएगा। और इधर जो है वो इस R का अपने को HBr के साथ बेंजोइल पेरोक्साइड लेके हीट कर रखा है, तो ये जो रिएक्शन है इसको पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट ऐसा बोलते हैं। और अपने को पता होना चाहिए ये HBr का एडिशन है, लेकिन एक्चुअल में ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यदि H और Br को ऐड करोगे तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे तो H ऐड हो जाएगा और यहाँ पे Br ऐड हो जाएगा, तो ये अपने लिए U हो जाएगा। तो अब ये जो U, R, T और S, Q इन सब की जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई हैं उनको देख के तुम डेफिनेटली इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शंस हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हो। एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है तो इसके जो आंसर्स हैं वो इन स्ट्रक्चर्स को देख के तुम मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को कुछ रेडियो एक्टिव डीके सीक्वेंस गिवन है और उसमें कुछ पार्टिकल X1, X2, X3 और X4 एमिट हो रहे हैं। इन पार्टिकल्स के लिए अपने को कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और इन स्टेटमेंट्स में से अपने को करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। जो फर्स्ट पार्टिकल है X1 उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस डीके से, जिसमें जो एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है वो 2 का राइज हो रहा है और जो मास नंबर है उसमें जो डिफरेंस है वो 4 का है। दैट्स वाई वी कैन से दैट X1 पार्टिकल इज अल्फा पार्टिकल और डबली आयनाइज्ड हीलियम। जो सेकंड सीक्वेंस है डीके की उसमें जो X2 पार्टिकल एमिट हो रहा है उसको भी एटॉमिक नंबर के डिफरेंस और मास नंबर के डिफरेंस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मास नंबर एज इट इज है और जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज कर गया, तो एटॉमिक नंबर यदि 1 से इंक्रीज करता है तो ये जो पार्टिकल है वो बीटा माइनस पार्टिकल होगा जिसको अपन -1e0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो X3 पार्टिकल है उसको ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है इससे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे अपने को Z के एटॉमिक नंबर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जो X4 पार्टिकल है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस सीक्वेंस से, क्योंकि जो X4 पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई हो सकता है कि ये जो सीक्वेंस है उसमें जो मास नंबर है वो 4 से डिक्रीज कर रहा है। तो मास नंबर यदि 4 से डिक्रीज करता है तो X4 जो है वो अल्फा पार्टिकल होगा, और यदि X4 अल्फा पार्टिकल होगा
यदि X4 अल्फा पार्टिकल होगा तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो Z है उसका जो एटॉमिक नंबर है, जो Z है उसका एटॉमिक नंबर इससे जो है वो 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो Z जो है वो अपन ऐसे बोल सकते हैं Z शुड बी 92 234। द एटॉमिक नंबर ऑफ Z शुड बी 92। यदि Z का एटॉमिक नंबर 92 है तो अगेन जो है वो X3 पार्टिकल भी जो है वो क्या होगा, एक बीटा माइनस पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज कर रहा है और मास नंबर एज इट इज रह रहा है। तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं वो अपन ने आइडेंटिफाई कर लिए कि X1, X2, X3 और X4 क्या हैं, और इनफैक्ट अपन ने Z का एटॉमिक नंबर भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि X1 विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो X1 जो है वो अल्फा पार्टिकल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो डेफिनेटली जो है वो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। दैट्स वाई ऑप्शन 1 इज करेक्ट। जो सेकेंड ऑप्शन है उसको देखोगे तो वो है कि X3 इज ए गामा रे। तो X3 जो है वो डेफिनेटली गामा रे नहीं है, X3 जो है वो एक बीटा माइनस पार्टिकल है, तो ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड इज Z जो है वो ऑप्शन थर्ड में ही गिवन है कि Z जो है वो यूरेनियम का आइसोटोप है, तो डेफिनेटली जो है वो Z का एटॉमिक नंबर और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनके मास नंबर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोटॉप्स। तो द ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन X2 इज बीटा माइनस, तो डेफिनेटली जो है वो X2 बीटा माइनस है, तो ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज 1, 3 एंड 4। सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को ये एक रिएक्शन गिवन है जिसमें Fe2+ और S2- आयंस रिएक्ट करके जो है वो FeS का प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। ये जो रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो बहुत हाई है, और ये जो है वो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अपने को ये गिवन है कि ये जो Fe2+ है इसका 0.06 मोलर और जो S2- है उसका जो है वो 0.2 मोलर सॉल्यूशंस के इक्वल वॉल्यूम को आपस में मिक्स किया गया है। तो इनके इक्वल वॉल्यूम्स को अपन मिक्स करें तो लेट से जो है इसका V वॉल्यूम और इसका V वॉल्यूम अपन मिक्स कर दें, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से इसके मोल आ जाएंगे और मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से इसके मोल आ जाएंगे। तो अपन ने Fe2+ और S2- के इतने इतने मोल को क्या किया है, मिक्स किया है। तो अपने को ये पूछा है कि यदि इक्विलिब्रियम पे Fe2+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सम y इंटू 10⁻17 है, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसको। इक्विलिब्रियम पे ये मान लें कि जो Fe2+ है उसका लेट से x कंज्यूम हो गया है, तो जो S2- है उसका भी डेफिनेटली x कंज्यूम हो जाएगा और FeS जो सॉलिड है उसके भी x मोल बन जाएंगे। तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है, तो ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट होगी, और ये रिएक्शन यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट होगी तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों में से जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा जिसके मोल जो है वो कम होंगे वो इक्विलिब्रियम पे जो है वो किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। तो यहाँ से तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये जो Fe2+ है ये तो जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और जो S2- है वो क्या है, एक्सेस में। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि 0.06 V माइनस x टेंड्स टू 0। तो यहाँ से जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी x टेंड्स टू 0.06 इंटू v। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख लो, 1.6 इंटू 10⁻17 इज इक्वल्स टू जो FeS सॉलिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में आएगी नहीं, तो 1/Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन। तो Fe2+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.06 माइनस x 0.06 V माइनस x डिवाइड बाई जो है वो 2V हो जाएगा। 2V इसलिए क्योंकि इसका वॉल्यूम V और इसका वॉल्यूम V है, तो फाइनली जो है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+। और जो S2- है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.2 V माइनस x है, और x की जो वैल्यू है वो 0.06 V को अप्रोच कर रही है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.2 V माइनस 0.06 V डिवाइड बाई 2V। अब यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू यदि 0.06 V सब्सटीट्यूट कर दें तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वैसे जो है वो Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 ही है,
लेकिन अपने को वो जो ऑलमोस्ट 0 है उसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से जो है इस एक्सप्रेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 1.6 इंटू 10 की पावर 17 इज इक्वस टू 1 अपॉन ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस, और ये जो वैल्यू है 0.2 माइनस 0.06 ये 0.14 हो जाएगी, वी कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 0.07 आ जाएगी। तो यहाँ से जो है वो Fe2 प्लस की वैल्यू अपन कैलकुलेट करें तो ये जो वैल्यू है वो 1 अपॉन 1.6 इंटू 0.07 इंटू 10 की पावर 17। इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से Fe2 प्लस जो है वो 8.928 इंटू 10 की पावर माइनस 17 हो जाएगी। तो आपने से ये पूछा है कि Fe2 प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सम y इंटू 10 की पावर माइनस 17 हो तो y की वैल्यू क्या होगी। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि y की जो वैल्यू है वो 8.928 है, या जो है उसको राउंड ऑफ करके फिल करें तो वो जो आंसर है वो 8.93 आ जाएगा आफ्टर राउंड ऑफ। बाकी अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जेईई एडवांस जो है वो हमेशा या पिछले साल भी जो है जेईई एडवांस ने जो क्वेश्चंस के आंसर हैं जो इंटीजर टाइप के आंसर्स थे उनकी जो एक रेंज है वो दी थी। ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम ही जो है फिक्स आंसर दिया था। तो यदि तुम 8.92 भी फिल करते हो तो आई थिंक जेईई जो है उसको करेक्ट मानेगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स गिवन है। एक्सपेरिमेंट 1 जो है उसमें ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको 0.2 रखा है, बी को 0.1 रखा है, सी को 0.1 रखा है, और इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.2, 0.1 और 0.1 रखने पे इस रिएक्शन की जो रेट है वो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मिली है। ऐसे ही जो है कुछ 3 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और हैं जिनमें कॉन्सेंट्रेशंस को वेरी करने पे रेट में कुछ ऐसा सा चेंज आता है, ये अपने को गिवन है। और एक रिएक्शन है A प्लस बी प्लस सी से प्रोडक्ट, जिसके लिए जो है वो तुमसे ये पूछा है कि वैन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज 0.15, वैन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज 0.25 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज 0.15, देन रेट कम्स आउट टू बी y इंटू 10 की पावर माइनस 5, और अपने इसको y की वैल्यू बतानी है। तो देखो ये जो है वो एक्चुअल में किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए या किसी भी रिएक्शन में डिफरेंट रिएक्टेंट्स के रेस्पेक्ट में ऑर्डर को कैलकुलेट करने का एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है जिसको अपन इनिशियल रेट मेथड बोलते हैं। तो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उन दोनों को कंपेयर करें तो अपन देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है उसमें रेट सेम रही है, ए और सी की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम रही है, बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया है। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पे रेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 0 है। लेट्स से इस रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो कुछ ऐसा है, R इक्वस टू के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर अल्फा, बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर बीटा एंड सी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर गामा। तो यहाँ से अपने को ये श्योर हो गए कि बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। जो फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट है उसको तुम कंपेयर करो तो फर्स्ट और थर्ड में जो है वो ए और बी की कॉन्सेंट्रेशंस को सेम रखा गया है और सी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया है। तो सी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पे रेट जो है वो डबल हो रही है, तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि सी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 1 हो जाएगा, तो गामा की वैल्यू 1 आ जाएगी। जो फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट है उसमें कंपेयर करें तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है और जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है उसमें ए की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फर्स्ट का क्या हो गया, 1.5 टाइम्स। और यदि रेट पे तुम इम्पैक्ट देखो तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि रेट भी जो है डेफिनेटली 1.5 टाइम्स हो गई। और बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली सेम है, तो बी और सी को कांस्टेंट रखते हुए यदि ए की कॉन्सेंट्रेशन को 1.5 टाइम्स करने पे रेट ऑफ रिएक्शन 1.5 टाइम्स हो गई है, तो अल्फा भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब जो है वो अपने पास बीटा, गामा और अल्फा की वैल्यू है, तो रेट लो जो है वो ये हो जाएगा सम के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन एंड सी की कॉन्सेंट्रेशन। तो अपने से जो है वो रेट पूछिए जब ए, बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन 0.15, 0.25 और 0.15 हो, लेकिन उससे पहले अपने को के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो के जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट 1 से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इज इक्वस टू के। ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्सपेरिमेंट 1 में 0.2 है,
और B की कॉन्सेंट्रेशन आएगी नहीं, C की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, तो यहाँ से जो K की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 3 × 10⁻³ -3। अब जहाँ अपने को रेट कैलकुलेट करनी है तो रेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रेट इक्वल्स टू K विच इज़ 3 × 10⁻³ A की कॉन्सेंट्रेशन 0.15 एंड C की कॉन्सेंट्रेशन 0.15। तो यहाँ से जो है वो R की जो वैल्यू है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है वो 6.75 × 10⁻⁵ आ जाएगी। तो यहाँ से जो है वो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो y है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 6.75 आ जाएगी। तो 6.75 जो है वो अपना करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को एक कंपाउंड P दे रखा है, उससे कुछ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से अपन ने Q बनाया, फिर एक R है उससे कुछ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से S बनाया, और फिर उस S और Q की रिएक्शन से या S और Q की हेल्प से एक कंपाउंड T बनाया, और उस कंपाउंड T के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स अपने से पूछे। तो देखो एक्चुअल में तुम ध्यान से देखो इस पूरे JEE एडवांस के पेपर को, इनफैक्ट 2019 और 2018 के पेपर को भी देखो, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन है उसमें JEE ने इस बात पे बहुत फोकस किया है कि एक ही प्रॉब्लम में 10 to 20 रिएक्शंस तुमसे पूछी हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट बात है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वो ये है कि या तो तुम्हें पूरी आनी चाहिए या बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जैसे ये जो क्वेश्चन है उसमें तुम्हें एक्चुअल में एनिलीन की रिएक्शंस, डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस, बेंजीन की रिएक्शंस, फिनोल की रिएक्शंस, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शन, सब रिएक्शंस को कवर कर लिया। तो यदि तुम्हें एक भी रिएक्शन, ये जो 10 to 15 रिएक्शंस इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हैं, उसमें से एक भी रिएक्शन तुम्हें नहीं आती तो तुम्हें पूरे सवाल में कुछ नहीं आएगा, मतलब अल्टीमेटली तुम्हें या तो 0 मिलना है या माइनस मिलना है। तो इसलिए जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सभी रिएक्शंस को अपन अच्छे से ध्यान रखें। लास्ट के 2 ईयर्स के पेपर्स के एनालिसिस से हम ये बात आपको कह सकते हैं। तो देखो सबसे जो फर्स्ट रिएक्शन है P में, उसमें एनिलीन की जो रिएक्शन है, जो एनिलीन है उसकी रिएक्शन अपने को Br2 एक्सेस में दे रखा है, H2O से करवाया। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि फिनोल और एनिलीन की रिएक्शन Br2, H2O से करवाएं तो जो ब्रोमिनेशन है वो तीनों जगह हो जाता है। तो यहाँ से ट्राई ब्रोमो एनिलीन अपने को मिल जाएगी। फिर कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शंस हैं, फिर NaNO2 HCl 273 केल्विन पे डाइएजोटाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो एनिलीन है उससे अपने को डाइएजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा N2+Cl-, और डेफिनेटली मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, तीनों जगह यहाँ पे Br है, ये अंडरस्टूड है। फिर CuCN KCN है, तो ये जो N2Cl- है इसकी जगह यहाँ पे साइनाइड आ जाएगा, CN आ जाएगा। ये भी स्टैंडर्ड रिएक्शन है डाइएजोनियम क्लोराइड्स की। अगेन यहाँ पे तीनों जगह Br है। फिर H3O+ डेल्टा, तो एक्चुअल में जो साइनाइड है उसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो एसिड मिल जाएगा COOH। और फिर जो फिफ्थ है वो SOCl2 pyridine है, तो जो एसिड्स होते हैं उनकी रिएक्शन SOCl2 pyridine से करवाएं तो एक्चुअल में COOH COCl में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली मैं उन दोनों स्टेप्स को एक साथ ही कंक्लूड कर रहा हूँ कि यहाँ से COCl और ये तीनों पोजीशंस पे Br लगा हुआ ये कंपाउंड मिल जाएगा, जिसको अपन Q बोलेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, Q। फिर जो सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शंस हैं वो एक्चुअल में R बेंजीन की है। बेंजीन का सबसे पहले स्टेप में ओलियम की हेल्प से सल्फोनेशन करवा देंगे। ये बेंजीन की जो 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, उन्हीं में से एक है। फिर NaOH डेल्टा कराओगे तो एक्चुअल में जो वो ये फिनोल की प्रिपरेशन में तुमने पढ़ी होगी, SO3OH की रिएक्शन NaOH से और गर्म करोगे तो एक्चुअल में जो वो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा O- Na+,
और फिर H+ करोगे तो फिनॉल मिल जाएगा, फिर H+ करोगे तो फिनॉल मिल जाएगा, और फिर वो जो फिनॉल है उसकी रिएक्शन Br2CS2 से करोगे। तो यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जब मैंने Br2H2 लिया था तो जो ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होता है वो तीनों जगह होता है, लेकिन तुम Br2CS2 लोगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट लोगे, तो यहाँ पे जो अपने को मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो पैरा वाला मिल जाएगा। OH ऑर्थो या पैरा में से एक ही जगह सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो ये Q और S दो कंपाउंड्स हैं अपने लिए, ये Q है और ये S है। और फिर अपने से S की जो रिएक्शन है वो NaOH की प्रेजेंस में, तो ये जो S है वो NaOH की प्रेजेंस में सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगी, और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में S की NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये ऐसा सा हो जाएगा। ये O- मैंने डायरेक्टली लिख दिया और यहाँ पे Br है, और ये जो NaOH की रिएक्शन से, ये जो S है वो NaOH की रिएक्शन से ऐसा बन जाएगा, क्योंकि NaOH और ये जो फिनॉल वाला एसिडिक हाइड्रोजन है ये मिलकर H2O बना लेंगे, OH और H+, और ये फिनॉक्साइड आयन, ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉक्साइड आयन अपने को मिल जाएगा। फिर इसकी जो रिएक्शन है वो यदि अपन Q से करवाएं तो Q जो है वो अपने लिए ऐसा सा कंपाउंड है, COCl, और यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, और यहाँ पे Br है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो तुम ऐसे कह सकते हो कि ये जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करके इस Cl को निकाल देगा। ये जो है वो SN2TH रिएक्शंस इनको बोलते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं, और उनमें भी ये जो एसाइल क्लोराइड्स होते हैं या एसाइल हैलाइड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स SN2TH रिएक्शंस। तो ये O- एक्चुअल में यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और फिर ये वापस आएगा नेक्स्ट स्टेप में और Cl को निकाल देगा। लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो ऐसा सा है कि O- यहाँ आएगा, और तुम ऐसे बोल सकते हो कि एक्चुअल में ये Cl निकल जाएगा। तो यहाँ से जो कंपाउंड अपने को मिलेगा वो कुछ ऐसा सा मिल जाएगा, या इनफैक्ट उसकी स्ट्रक्चर तुम्हें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें तो नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स पूछें तो ये O- इससे अटैच कर दो, फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 3 ब्रोमीन तो इसमें होंगे और एक रिंग जो इससे जुड़ी हुई होगी, एक ब्रोमीन इसमें होगा, तो तुम वो प्रोडक्ट जो है वो ईजिली बना सकते हो। जो आंसर होगा वो इसका 4 हो जाएगा। प्रोडक्ट यहाँ से Br, ये O, CO, और ये इसमें तुम ऐसे बोल सकते हो इन 3 जगह पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। तो एक ब्रोमीन तो ये, 3 ब्रोमीन ये, टोटल 4 ब्रोमीन जो है फाइनल अपना जो T मेजर प्रोडक्ट होगा उसमें होंगे, और 4 ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट सेक्शन थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक रिएक्शन बेस्ड पी ब्लॉक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 18 ग्रुप की एक रिएक्शंस वहाँ पर गिवन है। देखिए XeF4 की रिएक्शन जब हम O2F2 से कराते हैं एट 143 केल्विन। O2F2 जो है बच्चों एक अच्छा फ्लोराइड डोनर की तरह वहाँ पर बिहेव करता है। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है वो है XeF6 प्लस ऑक्सीजन। तो बच्चों क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि आपको एक जीनोन कंटेनिंग प्रोडक्ट Y वहाँ पर फॉर्म होता है, और आपसे पूछा गया कि उस कंपाउंड में आपको टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर वहाँ पर कंसिडर करने हैं। तो देखिए XeF6 जो है उसकी शेप की अगर हम बात करें तो उसका जो शेप होता है वो होता है आपका डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन या कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन भी हम इसे बोलते हैं। इस पर एक स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लॉन पेयर देखिए हम कंसीडर करते हैं। तो एक स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लॉन पेयर जो है वो जीनोन पेयर, जीनोन विथ sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और देखिए एवरी फ्लोरीन जो सराउंडिंग फ्लोरीन है उसके पास आपको 3 लॉन पेयर वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 लॉन पेयर सभी पर दिखाई देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर अगर हम वहाँ पर काउंट करें तो हमारे पास है 6 तो है फ्लोरीन, एवरी फ्लोरीन पर 3 लॉन पेयर है, और एक लॉन पेयर जो है वो सेंट्रल एटम पर है, यानी कि 19 जो है वो हमारा आंसर होगा। टोटल जो है 19 जो है वो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर XeF6 जीनोन कंटेनिंग कंपाउंड Y पर आपको दिखाई देंगे।
हेलो स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 5। सेक्शन 3 के क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ मॉलिक्यूलर स्पीसीज गिवन है और आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड। तो सेम काइंड के एक जैसे एटम्स के बीच में आपको कोवेलेंट बॉन्ड बताना है कि ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं जिसमें एक जैसे एटम्स के बीच में आपको कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। चलिए वन बाय वन हमें उनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी पड़ेगी। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है डाइबोरेन की, तो B2S6। तो इसमें हम जानते हैं 2 तो ब्रिजिंग हाइड्रोजन आपको वहाँ पे दिखाई देने वाले हैं और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन आपको दिखाई देने वाले हैं वहाँ पर। तो देखिए इसमें कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एक जैसे एटम्स के बीच में नहीं है, यानी कि हमारा आंसर काउंट नहीं होगा। दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो है इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखिए इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है वो आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है बेंजीन के। तो उसमें अल्टरनेट नाइट्रोजन और बोरोन की 6 मेंबर रिंग होती है और उसमें देखिए अगर हम देखें तो नाइट्रोजन टू बोरोन आपको एक बैक बॉन्ड भी वहाँ पर दिखाई देगा, नाइट्रोजन टू बोरोन। ये देखिए अल्टरनेटिव, और प्रत्येक एटम पर एक हाइड्रोजन एटम वहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। तो इस स्ट्रक्चर को देखने से हमें पता लग रहा है कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो सेम एटम्स के बीच में हमें नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है N2O। नाइट्रोजन का ये जो ऑक्साइड है उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम कंसीडर करते हैं, या फिर इसका अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर इस तरह से आप बता सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं 4 सेपरेशन से। तो यहाँ नाइट्रोजन के बीच में आपको कोवेलेंट बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। एक आंसर हमारा ये रहा। दूसरा है N2O4 यानी डाइमर ऑफ NO2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में आपको कोवेलेंट बॉन्ड नज़र आ रहा है। ये सेकेंड मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। वो जो थायोसल्फ्यूरिक एसिड की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि सल्फर और सल्फर के बीच में एक जैसे एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। और लास्ट जो मॉलिक्यूल है इट इज़ ए पेरोक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो नेम्ड एज मार्शल एसिड। तो पेरोक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल एसिड की बच्चों आप स्ट्रक्चर वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर आपको जो पेरोक्सी लिंकेज दिखाई दे रहा है वो ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में, यानी कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो है 1 2 3 4। देन आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को गिवन है कि एक 0.5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल और नॉन आयनिक सॉल्यूट है। इसको 39 ग्राम बेंजीन में डिसोल्व किया गया और 39 ग्राम बेंजीन में डिसोल्व करने पर जो वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट है वो 650 से 640 हो गया। ठीक है, और अपने से पूछा है कि ये जो सॉल्यूट है उसको ऐड करने से बेंजीन के फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितने का हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला अपन यूज़ कर लेते हैं, विच इज़ P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, या इसको अपन मोल फ्रैक्शन भी बोल देते हैं। तो जो प्योर बेंजीन है उसका वेपर प्रेशर 650 था, वो सॉल्यूट ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर 640 हो गया और डिवाइड बाई जहाँ प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर 650 था। जो सॉल्यूट है उसके मोल लेट से अपन ने N ऐड किए, N प्लस कैपिटल N जो है वो सॉल्वेंट बेंजीन का मोल है जो कि 39/78 हाफ हो जाएगा। ये जो नॉन आयनिक अपने को गिवन है वो इसलिए गिवन है कि अपन आयोटा की वैल्यू क्या ले लें, 1 ले लें, अदरवाइज यहाँ पे आयोटा भी आता। तो यहाँ से जहाँ तो मैं बोल सकते हो कि जो क्वांटिटी है वो समथिंग लाइक 10/650 विच इज़ 1/65 इज इक्वल्स टू N/N प्लस हाफ। यहाँ से इसको सोल्व करें तो N प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 65N। तो यहाँ से N इक्वल्स टू आ जाएगा 1/128। ठीक है, तो ये जो है वो अपने पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए कि ये जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है इसके अपन ने इतने मोल ऐड किए थे। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है वो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF, वेयर KF इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड M इज द मोलैलिटी। अगेन यहाँ पे आयोटा आता यदि ये जो सॉल्यूट है वो नॉन आयनिक नहीं होता। तो यहाँ से जो है वो डेल्टा TF अपन कैलकुलेट करें तो KF की जो वैल्यू है वो बेंजीन के लिए अपने को कितनी गिवन है 5.12।
मोलिलिटी जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि अपन ने कैलकुलेट किए हैं 1/128 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट है वो बेंजीन है, इसका मास 39 ग्राम है। यदि मास तुम ग्राम में लोगे तो यहाँ पे मोलिलिटी कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें 1000 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से ये जो डेल्टा TF है इसको कैलकुलेट करें तो इसका जो आंसर है वो आई थिंक 10256 ऐसा कुछ आता है। तो यदि अपन 2 डेसिमल प्लेस तक जो है उसको राउंड ऑफ करें तो यहाँ पे अगेन जो है वो थोड़ा सा बच्चों के लिए जो है वो डिलेमा है कि 1.03 लिखें या 1.02 लिखें। लेकिन अगेन पिछले साल भी जो है वो जेईई एडवांस ने जो आंसर्स दिए थे उनकी एक रेंज दी थी, तुम 1.02 भी लिखो 1.03 भी लिखो, डेफिनेटली जो है वो जेईई दोनों को ही सही मानने वाला है। तो यहाँ से जो है वो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो 1.02 हो जाएगा।